हाँ तो फ्रेंड्स कहते हैं ना थके हैं पैर अभी ना हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने की, इसलिए सफ़र अभी भी जारी है। आइए आपका स्वागत है फोकस ऑन करियर क्लासेस में। सब दिन की तरह आज भी हम मैथ का सेट नंबर 6 करेंगे। मैथ का सेट नंबर 6 होगा, जो कि 20 क्वेश्चन का फुल डिस्कशन हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जिससे आप इस पेज के डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे पेज पे और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक वैल्यू फाइंड करना है, जो कि इस टाइप से है। ए है, बी है, सी है और डी है। ये 38 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। बोलता है कि इस चित्र में एंगल जो है से बी है से 38 डिग्री है और ए सी बराबर बी सी और ए डी बराबर सी डी, ये हमारा गिवन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल डी, एंगल डी ज्ञात करना है। देखिए दिया हुआ है एंगल बी हमारा 38 डिग्री दिया हुआ है, भुजा ए सी और बी सी दोनों आपस में बराबर है और ए डी बराबर सी डी भुजा दोनों आपस में बराबर है। तो हमारा जो एंगल डी है इसी को हम लोग को फाइंड करना है। देखिए चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर में ए सी बराबर बी सी है, यानी कि ए सी बराबर बी सी है। ये दोनों भुजा जो है से क्या है, आपस में बराबर है। तो कहा गया है कि दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होता है से आपस में बराबर होता है। तो इसके सामने का ए एंगल और इसके सामने का ए एंगल, ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि ए डी बराबर सी डी है। ए डी हमारे यहाँ से यहाँ है और सी डी हमारा से यहाँ है। ए वाला जो है से ए दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसके सामने का ए कोण हो जाएगा और इसके सामने का कोण ए हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यही बोल रहा है कि एंगल डी हमारे ज्ञात करना है। चलिए, जब एंगल बी बराबर 38 डिग्री दिया हुआ है, ए भुजा के सामने ए कोण, ए भुजा के ए कोण आपस में बराबर है, तो ए हमारा 38 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 38 डिग्री हो जाएगा। और एक और त्रिभुज में होता है कि दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका दो अंतः कोण बाह्य कोण, ये जो है ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण के बराबर होगा। तो 38 गुना यहाँ क्या हो जाएगा, 76। जब ये हमारा एंगल 76 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 76 डिग्री। और हम एक चीज़ और त्रिभुज में पढ़ते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 के बराबर होता है। तो हमारा ये दोनों एंगल जो है से 76 है। तो हमारा 180 में से ये दोनों को आपस में जोड़ करके अगर घटा देंगे तो ये कोण हमारा निकल जाएगा। तो चलिए 180 में से हम लोग घटा देंगे। अगर 76 ऐड करें 152, यानी कि 152 डिग्री हम क्या घटा देंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, 28 डिग्री मेरा क्या आ जाएगा, एंगल डी बराबर हमारा 28 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, बी। पहला का ऑप्शन नंबर बी 28 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे, आराम से देखना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि 8 वर्ष में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या होगा। इसमें रेट फाइंड करने के लिए बोल रहा है जो कि रेट हमारा फाइंड करना है, ठीक है। बोल रहा है कि यदि 8 वर्ष में अर्जित ब्याज जो है तो मूलधन के बराबर है ब्याज। तो मूलधन मान लीजिए कि 100, यानी कि मेरा प्रिंसिपल इसको मान लेते हैं हम 100, ठीक है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब यही हमारा क्या हो जाता है, SI हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज यही हो जाता है। तो हमारा क्या है, P जो हमारा 100 हम मान लेते हैं, रेट हमको पता नहीं इसलिए रेट नहीं लिखते हैं, और टाइम हमारा 8 वर्ष दिया हुआ है और यहाँ हम 100 लिख देते हैं, ठीक है। और SI जो है, जो साधारण ब्याज है वो क्या है, मूलधन के बराबर है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ से ये कर सकते हैं
कि A100 से A100 हम काट देते हैं और इससे कितना बार में कटेगा 12.5 बार में, यानी कि R इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 12.5%। और जो कि यही हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दूसरा का ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि साइन 23 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 67 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ साइन 23 डिग्री बटा कॉस 67 डिग्री, इसी का हमको वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, एक फार्मूला पढ़े होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 67 डिग्री और बटा में क्या लिख सकते हैं कॉस 67। यहाँ 67 इसलिए लिखे हैं कि 90 में से अगर 67 घटेगा तो हमारा 23 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस में चला जाएगा, तो कॉस हमारा क्या हो जाएगा 67 डिग्री और नीचे में भी कॉस क्या है 67 डिग्री, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा 1 आंसर हो जाएगा। तीसरा का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है किसी संख्या का 32% 25.6 है तो वह संख्या क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 32% का वैल्यू जो दिया हुआ है से कितना दिया हुआ है 25.6 दिया हुआ है, तो हमारा 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई संख्या x है, इसका 32% जो है, इस संख्या का 32% जो है से हमारा 25.6 है। ठीक है, यानी यहाँ से हम कंसीडर ये कर सकते हैं कि जो 32% का वैल्यू जो दिया हुआ है से 25.6 है, तो 1% बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1% बराबर हम लिख सकते हैं 25.6 बटा 32। ठीक है, जब 1% का वैल्यू इतना हो जाएगा तो 100% का हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100% वैल्यू निकालने के लिए इसमें क्या हो जाएगा 25.6 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 100, एक पॉइंट हटा करके एक पॉइंट हम यहाँ ला देंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और इससे कट करेंगे तो ये 8 बार में कटेगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, वो पहला जो संख्या था वो हमारा 80 हो जाएगा। यानी 80 का जो 20% होता है 25.6 होता है, वही संख्या ज्ञात करने की बात कह रही थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 4 का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जोड़ने की बात कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1739 वह संख्या है, इसमें हमको क्या कम से कम जोड़ना है जो कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए इसमें डिवाइड करते हैं। 11 × 5 = 55, 8 9, यानी मेरा शेष कितना बच रहा है 89। 11 से इस पर पूरा पूरा भाग लगाने के लिए अगर 9 बार में अगर लगाते हैं तो हमको 99 लगता, जो कि 99 यहाँ पूर्ण नहीं रहा है, हमारा 89 है। तो 89 में हम कितना जोड़ देते कि ये 99 पूर जाता। तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि इसमें अगर हम 10 जोड़ देते तो ये हमारा पूरा पूरा 99 आ जाता, और जो कि मेरा 9 बार में पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता। ठीक है, यानी कि इसमें हमको कम से कम कितना जोड़ना होगा 10। और अगर घटाने की बात कहता, अगर घटाने का बात कहता तो 11 8 88 बार में लगाते, यानी कि इसमें से अगर घटाने की बात कहता तो हम 1 सिर्फ घटाते, अगर जोड़ने की बात कह रहा है तो हम 10 जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंसीडर करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा से हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो कि 5 नंबर का ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 मीटर स्क्वायर है तथा चौड़ाई 7 मीटर है, इसके विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि कोई आयत है, इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया जो दिया हुआ है तो दिया हुआ है 168 मीटर। ठीक है, स्क्वायर, तो एरिया बराबर हम क्या लिखते हैं, और हमारा एरिया जो दिया हुआ है इतना दिया हुआ है, और इसका जो दिया हुआ है चौड़ाई यानी बी दिया हुआ है, हमारा बी कितना दिया हुआ है 7 मीटर। तो हम एरिया बराबर लिखते हैं
एल इंटू बी इज इक्वल टू 162, जो कि एल का वैल्यू हमारा 7 दिया हुआ है। अगर 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, यानी कि बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अच्छा ये सॉरी ये बी दिया हुआ था ना, हमारा चौड़ाई दिया हुआ था ना इसमें, तो ये लंबाई हम निकालेंगे ना, यहाँ एल हो जाएगा, यहाँ एल हो जाएगा, ठीक है। एल हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, तो ठीक है, चूंकि यहाँ पे कितना 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, अगर मेरा लंबाई कितना है 24 है और चौड़ाई कितना है 7 है, तो इसको हमको ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम बोलते हैं क्या, बोलते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर होता है। तो यहाँ एच बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि पी का जो वैल्यू दिया हुआ है मेरा, पी मतलब इसको हम पी बोल देंगे, तो ये मेरा जो पी का वैल्यू है यानी बी का वैल्यू है, ये हमारा 7 सतह कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और बी यानी कि लंबाई जो हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर करेंगे 576 हो जाएगा, ये दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 625 हो जाएगा, जो कि हमारा हाइपोटेनियस जो विकर्ण इसको हम लिखे हैं, विकर्ण लिखे हैं, जो कि पी बी और एच से इसको डिनोट किए हैं, जो विकर्ण हमारा जो हो जाएगा से 25 हो जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था 6 का, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग इसी प्रकार से 7 देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 78 है और इन दोनों संख्याओं का अनुपात है से 2:3 है, तो इसका योगफल क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम दिया हुआ है मेरा कितना 78, और वो दोनों संख्या जो है ए बी उसका जो रेशियो दिया हुआ है तो 2:3 दिया हुआ है। तो अगर हम इसका अगर एचसीएफ ज्ञात करें तो एचसीएफ बराबर होता है, एचसीएफ बराबर ये जो 78 दिया हुआ है इसको 78 में डिवाइडेड कर देते हैं दोनों मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यानी 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 13, हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 13, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें से क्या निकला होगा। मान लीजिए कि कोई ये संख्या है, इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा 13 है, जो कि इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है और 13 इसका कॉमन निकाला हुआ है, ठीक है। तो वास्तविक में यह संख्या क्या रहा होगा, 13 दूना 26 रहा होगा और 13 कितना हो रहा होगा 39, 26 और 39 यही हमारा दोनों संख्या रहा होगा। तो इसका बोल रहा है कि इसका योग क्या होगा, तो 26 और 39 जोड़ देंगे आपस में, तो यही हमारा कितना हो जाएगा 65 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का भुजा 4 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जान रहे होंगे आप, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा को हम ऐसे डोनेट किए हैं और यहाँ पे इसका यही हमको ज्ञात करना है एरिया, इसी को एरिया हम लिखते हैं, ठीक है। ये है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, जो कि भुजा हमारा दिया हुआ कितना 4 दिया हुआ है। यहाँ लिख सकते हैं √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे यानी 4 गुना 4 करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा हमारा, तो 4√3 हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, जो कि 8 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोल रहा है कि x² + 17x + 72 इज इक्वल टू 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x ज्ञात करना है। x ज्ञात करने के लिए 2 तरीका बताएंगे अभी हम। पहला मेथड ये है कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को इस टाइप से आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 72x² हो जाएगा, और जो सेकेंड टर्म है उसका 2 पार्ट में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने के बाद ये 17 आना चाहिए और गुना करने के बाद 72x² होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम तोड़ेंगे, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो 9 और 8 में हम तोड़ सकते हैं, 9x और 8x में तोड़ सकते हैं, यानी जोड़ेंगे तो 9 8 17x हो जाएगा और गुना करेंगे तो 72x हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x² + 9x + 8x + 72 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से x अगर हम कॉमन लेते हैं तो x प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और प्लस 8 अगर यहाँ कॉमन लेते हैं तो x प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 2 फैक्टर हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा और x प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं,
x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो यानी x बराबर -8, और यहाँ इसी प्रकार से लिखेंगे तो x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -9, और यही -8 और -9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको एक तरीका से जो कि हमारा आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए इसी को एक तरीका और हम बताते हैं, मेथड नंबर 2, और जल्दी एग्जाम में कैसे किया जा सकता है। इसको कुछ नहीं करना है, जैसे सोचने के लिए बताएं वैसे ही फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेना है। तो 72x² आना है, इसको तोड़ देना है दो पार्ट में, क्योंकि जोड़ने या घटाने के बाद 17x होना चाहिए और गुना करने के बाद 72x² होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि +9 और 8 प्लस में ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 8 72x² हो जाएगा, और जोड़ने या घटाने पर यानी जोड़ेंगे तो 17x हो जा रहा है। तो बस इसी को कुछ नहीं करना है, ये जब आ गया तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसको नेगेटिव करके लिख लेना है, ठीक है। जो भी x का वैल्यू आएगा वो नेगेटिव करके लिख लेना है। तो -9 और -8 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि दादाजी का उम्र उसके पोते का उम्र से 5 गुना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या दादाजी और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करता है। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, देखिएगा। हम डी से दादा मान ले रहे हैं और पी से पोता मान ले रहे हैं, ठीक है। पोता का उम्र से इनका उम्र जो है 5 गुना है, ठीक है। ये दोनों को जब भी आपस में जोड़ेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, यानी 6x के गुणज में, ठीक है। 6x के गुणज में जो भी हमारा आएगा आंसर 6x के गुणज में आएगा। मान लीजिए कि पोता का कुछ उम्र रहा होगा और दादा का कुछ उम्र रहा होगा। यहाँ रेशियो दिया हुआ 5:1 का रेशियो दिया हुआ हो। जब भी इसको आपस में ऐड करेंगे उनका पूरा कुल योग, एज जो उनका है उनका अगर कुल योग करेंगे तो हमारा 6x के गुणज में आना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर मेरा 50 है, ऑप्शन नंबर बी है वो जो 54 है, ऑप्शन नंबर सी है 72 और ऑप्शन नंबर डी है वो 66 है, ठीक है। इसी में से बोल रहा है कि कौन सा उम्र इनका नहीं हो सकता है। तो जब भी आएगा तो 6x के गुणज में ही होना चाहिए था, 6 के गुणज में। तो हम देखेंगे कि 6 के गुणज में 54 भी है, 72 भी है, 66 भी है, यानी कि 50 एक ऐसा टर्म यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका गुणज नहीं हो सकता है। यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 3 बाढ़ग्रस्त राज्यों में ए, बी तथा सी को 376 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता क्रमशः 1:3:1/4:1/5 के अनुपात में दी जानी है। तो सी को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई, ठीक है। टोटल जो पैसा आवंटन किया गया है वो 376 करोड़ है। ए, बी और सी के रेशियो में दिया हुआ है। 3 गो राज्य है, ये हमारा क्या है, राज्य है, ठीक है। इन्हीं 3 राज्यों को 376 करोड़ रुपया जो है सब बांटा गया है, ठीक है। उनका जो रेशियो दिया हुआ है 1:3, 1:4, 1:5 इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमको पता करना है कि सी का जो हिस्सा जो होगा, सी को यानी कितना मिला होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को होल नंबर में करने के लिए सबसे पहले इसमें कोई भी चीज़ से हम इसको होल नंबर में चेंज करेंगे। तो होल नंबर में चेंज ऐसे किया जा सकता है, ये तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो 4 की 12 60, 60 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में। अगर कोई भी अगर आपस में अगर रेशियो में दिया हुआ उसमें किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से कटेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और यहाँ 12 हो जाएगा, यानी कि A:B:C का जो फाइनल रेशियो आ जाएगा 20, 15, 12, यही हमारा रेशियो हो जाएगा। अब यही तीनों का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना 376 दिया हुआ है। 376 डिवाइडेड बाई 15, 12, 27, 20, 47, ये 47 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसको अगर हम कट आउट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का वैल्यू हमारा कितना है, 1 का वैल्यू है जो हमारा 8 है। तो यही पूछ रहा है सी का कितना हिस्सा मिला होगा, यानी 12। तो इसमें हम क्या करेंगे 12 × 8 कर देंगे, जो कि हमारा आंसर जो हो जाएगा 96 करोड़ रुपया। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 11 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि cos -780 डिग्री
का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ आज हम बताएंगे आपको कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है। 0, 180, 90 और 270। यहाँ पे ऑल टर्म होता है पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन थीटा पॉजिटिव होता है और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि कॉस माइनस थीटा यानी कि कॉस को अगर यहाँ हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा यानी 780, और 780 को हम लिख सकते हैं कॉस 780 को 360 इंटू 2 प्लस 60 लिख सकते हैं, 720 प्लस 60 780 यानी कि हमारा क्या हो जाएगा कॉस 360 पर नो चेंज होता है, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जो कि कॉस 60 का कोई 60 डिग्री का मान जो होता है सो 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 30 पुरुष एक काम को 80 दिनों में कर सकते हैं, 20 पुरुष उसी काम को दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो हम आपको पिछले क्लास जब किए होंगे तो उसमें हम एक फार्मूला बता देंगे, आज हम बताएंगे नहीं फार्मूला, जल्दी से बता देते क्वेश्चन। 30 जो पुरुष हैं किसी काम को 80 दिन में करते हैं, वो कितना काम था, एक काम था, इससे दोगुना काम है, ठीक है। यहाँ पे दोगुना हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसमें 20 आदमी काम कर रहे हैं और तो इसमें पूछ रहा है कि कितने दिन में काम हो जाएगा, यानी दिन को हम x मान ले रहे हैं या इसको डे मान ले रहे हैं, डी मान ले रहे हैं, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं। चलिए अगर इससे करेंगे तो 20 चौके 80 और यहाँ पे क्या है डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 30 गुना 4 गुना 2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा डी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 240 दिन उन लोग को करने में लगेगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 13 का सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि वृत्त ए और वृत्त बी दोनों की त्रिज्या 4 मीटर है। यदि बिंदु P ए पर स्थित है तथा बिंदु Q बी पर स्थित है और दोनों वृत्त एक दूसरे को ठीक एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो PQ का अधिकतम मान क्या होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई वृत्त है, ये वृत्त क्या है, ए है इसका नाम, और दूसरा वृत्त इस टाइप से बनाया हो कि ये दोनों आपस में टच करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम बना ले रहे हैं, ये वृत्त बी है, ठीक है। इस पे कोई एक बिंदु है जो कि P है और इस पे कोई बिंदु है Q है, तो यही P से लेकर के Q तक का अधिकतम दूरी क्या हो जाएगा, अधिकतम दूरी बात कर रहा है। अगर इस P को अब बोलिएगा कि P को हम यहीं क्यों रखेंगे और यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों रखेंगे, यहाँ भी तो रख सकते हैं, यहाँ भी तो रख सकते हैं, लेकिन बोल रहा है कि P को इस टाइप से रखना है कि अधिकतम से अधिकतम दूरी हमको ज्ञात करना है। तो सबसे अधिकतम दूरी की बात करें तो यहाँ पे P रखेंगे और यहाँ पे Q रखेंगे तभी अधिकतम दूरी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि सेंटर है तो अगर ये दोनों का रेडियस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ भी 4 है, ठीक है। यानी पूरा इसका जो व्यास है 8 है और इसका व्यास कितना है 8, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस यहाँ से P से लेकर के Q तक का होगा, P से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 8a और 8 है यानी 16 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 14 का ऑप्शन नंबर कितना है, 14 का ऑप्शन नंबर डी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देखेंगे, 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 4, 8, 7 का चतुर्थानुपात क्या होगा, ठीक है। 4 है, 8 है और 7 है, इसका फोर्थ अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात एक क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बनाने के लिए एक थोड़ा सा टिप्स देखते हैं। अगर A/B दिया हुआ है और समानुपात B/2 अगर C दिया हुआ है तो हम यहाँ पर जब भी ज्ञात करते हैं क्या A बराबर हम लिख सकते हैं B² / C और
यहाँ से c बराबर लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। तो यहाँ b बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर सी ए। इसको कंसीडर करेंगे और आगे हम लोग देखेंगे। इसको हम चतुर्थ समानुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो 4:8 7 x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 8 × 7/4, 4 से कितना बार में, 2 बार में कटेगा, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 14, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि एक आदमी की न्यूनतम गति धारा की दिशा में 21 किलोमीटर है पर घंटा। ये धारा है, धारा की दिशा में 21 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। और बोल रहा है कि धारा की गति 4 किलोमीटर पर घंटा है, 4 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। तो बताइए कि धारा की दिशा में कोई नाव है 21 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से जा रहा है और धारा है 4 किलोमीटर पर हिसाब से जा रहा है, यानी शांत जल में अगर नाव की बात करें स्पीड शांत जल में, तो 21 - 4 हो जाएगा, क्या कि 4 तो ये तो धारा लेकर के जा रही है 4 किलोमीटर पर घंटा, ये कितना हो जाएगा 17 किलोमीटर पर घंटा जो हो जाएगा। तो शांत जल में किसका हो जाएगा, धारा नाव का क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन में पूछ रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में उस आदमी की गति क्या होगी, यानी कि उस आदमी जो नाव से आ रहा है उसका गति क्या हो जाएगा। तो धारा इधर से जा रहा है 4 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से, और आदमी का शांत जल में कितना है 17, ये शांत जल रहा था तो 17 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से जा, इधर से इसको आदमी को आना है, ठीक है। उधर 17 से आएगा तो 4 तो इधर से भी जाएगा ना ये धारा लेकर के, यानी कि जो आदमी का चाल होगा विपरीत दिशा में, तो 17 - 4 यानी कि 13 किलोमीटर पर घंटा, यही हमारा क्या हो जाएगा। आदमी जब नाव से विपरीत दिशा से आएगा तो उसका जो चाल हो जाएगा 13 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 16 का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि 3 जीन्स को 1000 में बेची गई, इसमें से सेल में छूट के अनुसार एक जीन्स मुफ्त में दी गई, तो छूट का कुल प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे जो रेट दिया हुआ है, अगर रेट से आप बनाने जाएंगे तो यहाँ पे पूरा आपको निकालना पड़ेगा कि एक जीन्स का कितना होगा, फिर उसमें 2 जीन्स का कितना होगा। अब 2 जीन्स में 1 जीन्स फ्री दे रहा है तो उसमें कितना, 1 जीन्स का क्या छूट दे रहा है, क्या बेनिफिट दे रहा है, वो हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल लॉजिक है कि जब टोटल जीन्स का संख्या 3 है से वो है से दे रहा है, इसमें 1 है से फ्री में दे रहा है, इसी का तो हमको परसेंटेज याद कर लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 33.33% का क्या है वो छूट दे करके दे रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 17 का क्या हो जाएगा डी। एक लाइन में बनाना है, 1000 से हमारा कोई मतलब नहीं है, 1000 से बनाइएगा वो फंसाने के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 2 रेखाओं का समीकरण y = x + 22 और y = 2x + 10, तो y का वैल्यू ज्ञात करें, ठीक है। इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ, पहला इक्वेशन दिया हुआ है कि y = x + 22 और दूसरा इक्वेशन जो दिया हुआ है y = 2x + 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमको y का वैल्यू ज्ञात करना है, तो 2 इसमें वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो आराम से ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि हम लिख सकते हैं कि y बराबर y दिया हुआ है, तो y के जगह पर क्या लिख सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं 2x + 10, इस y के जगह पर हम इसको ला करके रख दे रहे हैं, और यहाँ पर x प्लस क्या हो जाएगा 22, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, ये x इधर आएगा तो 2x - x हो जाएगा, और ये 10 उधर जाएगा तो 22 - 10, यानी x = क्या हो जाएगा 12। अभी तो x = 12 है, जो कि 12 आंसर मार के नहीं चल देना है, ऑप्शन नंबर ए है, इसमें 12 दिया हुआ है। बहुत लोग मार करके निकल जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। हमको पूछ रहा है कि y का वैल्यू क्या होगा, तो y बराबर क्या है x + 22 है, तो x का अगर वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 12 + 22, यानी हमारा 34 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाएंगे और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखते हैं 19 नंबर बोल रहा है कि tan थीटा बराबर 5/12 दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि cos थीटा + sin थीटा +
tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा ये एक कोई समकोण त्रिभुज है, इसमें क्या है tan थीटा की अगर बात करें तो इसको अगर P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस कहते हैं। ठीक है, तो P बटा B इज इक्वल टू हम कितना मान लेंगे, 5 है और 12 है, तो P का वैल्यू कितना है, 5 है और B का वैल्यू कितना है, 12 है, तो H का वैल्यू कैसे निकलेगा, H का वैल्यू निकालने के लिए हम ये लिखते हैं कि H बराबर √p² प्लस b², यहाँ से कर लेंगे, P का मान है 25, तो P का 5 का स्क्वायर 25 और 12 बार है 144, यानी 169 हो जाएगा, यानी H का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, कॉस, यहाँ पर ये चीज़ देख लेंगे कि कॉस थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा बराबर हम b/h लिखते हैं, b/h, और साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, साइन थीटा बराबर p/h लिखते हैं, p/h, और ये tan कॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैसे कटेगा, ये कॉट को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, tan थीटा कट जाएगा, यानी 1 यहाँ बच जाएगा। चलिए b का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, b का वैल्यू 12 है, h का वैल्यू 13 है, प्लस p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 5 है, h का वैल्यू कितना है, 13 है, प्लस 1, इसी को हमको ऐड कर लेना है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17/13 प्लस 1 जो कि 30/13 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है, 15 सेकंड में तय की गई दूरी उसके द्वारा क्या होगा। ठीक है, ये ट्रेन का जो स्पीड दिया हुआ है, ट्रेन का जो स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर मीटर पर सेकंड में ज्ञात करेंगे तो 72 गुना 5/18, 18 चौक 72, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर कोई बोलते हैं, इनको बहुत कन्फ्यूजन होता है कि 5/18 से गुना करें या 18/5 से गुना करें। ठीक है, तो यहाँ पर कंसीडर ये करेंगे कि 5/18, सोचिएगा थोड़ा सा, 5/18 और 18/5, जब भी इसका वैल्यू निकालेंगे तो 0 पॉइंट ... आएगा, यानी कि पॉइंट में वैल्यू जाएगा। लेकिन अगर इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1 पॉइंट, या जब भी आएगा तो 1 से हमारा क्या आएगा, जब भी आएगा तो 1 से हमारा बड़ा वैल्यू आएगा, और यहाँ पर जब भी फाइंड करेंगे 5 तो 1 से छोटा वैल्यू आएगा। यानी कोई भी बड़ा चीज़ को छोटा करने के लिए छोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटा को बड़ा करने के लिए बड़ा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा बड़ा है, इसको ऑलरेडी किलोमीटर पर घंटा में है, हमको मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है, इसलिए छोटा चीज़ से गुना कर देंगे। यही अगर मीटर पर सेकंड में अगर दिया हुआ रहता तो इसको हम अगर 18/5 से गुना कर देते तो ये हमारा किलोमीटर पर घंटा में आ जाता। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो हमारा टाइम जो दिया हुआ है से कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड। ठीक है, तो 15 सेकेंड में ज्ञात कर लेंगे, तो 20 इंटू क्या लिख देंगे 15, यानी 300 मीटर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही।